Hello my lovely students. So today in this lecture we are going to discuss about the nucleic acid. इससे पहले हम बात कर चुके हैं प्रोटीन्स के बारे में। अब ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ योर न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होती है? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि ये आपकी न्यूक्लिक एसिड क्या होती है? पीछे आपका था पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड हुआ करता था। जो आपकी न्यूक्लिक एसिड है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर की आरएनए डीएनए भी पढ़े जाते हैं, वो आपकी क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो बेसिकली इसे क्या कहा जाता है? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे यूनिट्स की तरह आप ले लो, ये न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। सपोज ये जो मैं बॉक्सेस बना रही हूँ समझाने के लिए सिर्फ, ये क्या है? दीज आर योर न्यूक्लियोटाइड्स। अब क्या है, ऐसे ही बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपस में बाइंड करे होंगे और ये क्या बना रहे होंगे? एक लॉन्ग पॉलीमर बना रहे होंगे। उसी को ओवरऑल क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसीलिए न्यूक्लिक एसिड्स क्या होती है? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपस में ज्वाइन करे हैं और वो पॉलीमर शेप में, यानी कि पॉलीमर बना रहे हैं। तो वो जो पॉलीमर होगा, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वही आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। बिकॉज अब एक और बात है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होती है इनको और क्या कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, अगर तो 2 होते तो हम डाई लगाते, बट इसमें बहुत सारे क्या हो गए? बहुत सारे यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व है, इसीलिए पॉलीमर कहा गया। इसीलिए जो न्यूक्लिक एसिड है, जो कि आपका पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, उसे और क्या कहा जाएगा? उसे और आप क्या कहोगे? इट इज़ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाएगा, किससे? न्यूक्लिक एसिड को। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है? आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी कि जिसमें बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा आपके न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जॉइंड है, या फिर इसे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाएगा। जैसे कि पीछे जब प्रोटीन आपने बात करी थी, तो प्रोटीन क्या होता था? पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स होता था, और उसको जो लिंक करके जो चेन्स बनती थी उसे आप पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते थे। वैसे ही यहाँ पे जो चेन्स बनेगी, जो ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड बनेगा, उसे आप क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। तो यहाँ पे यही बात कही है, दीज आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सो न्यूक्लिक एसिड आर ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। नाउ इसकी खास बात क्या होती है न्यूक्लिक एसिड की? द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स इज़ नोन एज हेरिडिटी। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? जो ऑर्गेनिज्म में आपकी हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी यानी कि सम सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो जो ये ट्रांसमिशन यानी कि पासिंग ऑन जो होगा, द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स इज़ नोन एज हेरिडिटी, और उसी को हेरिडिटी कहा जाता है। और हेरिडिटी कहाँ से आई है? हेरिडिटी में भी कहीं ना कहीं आपका न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? अभी आप आगे बढ़ोगे, डीएनए एंड आरएनए होता है। तो जो डीएनए होता है मेनली वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हेरिडिटी के लिए। सो जो हेरिडिटी वाला पार्ट है वो भी आपका न्यूक्लिक एसिड से ही एक्सप्लेन होता है। Now, particles in nucleus of the cell responsible for heredity are called chromosomes, which are made up of protein and nucleic acid. अब बेसिकली ये क्या आ रहा है? जो आपकी ये न्यूक्लिक एसिड है वो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड? तो हमारा जो सभी को पता है, वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब हमारे अंदर सभी क्या है? सेल्स है। वो टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, इस तरह के। सपोज ये आपका एक सेल है। अब क्या बोला जा रहा है? सेल के अंदर क्या होता है? सपोज ये मैंने रफली बना दिया, दिस इज़ योर क्रोमोसोम। जो मेडिकल वाले होंगे वो और ज़्यादा ईजीली समझ पाएंगे, बट इन जनरल मैं बात करूं कि सपोज दिस इज योर सेल। सेल के अंदर एक चीज होती है, दैट इज द क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कई तरह से बने होते हैं, मतलब इसमें कई चीजें प्रेजेंट होती है। वन ऑफ द जो थिंग होती है वो आपकी क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जो ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में
हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ होता है, हमारा जो सेल होता है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, उसी के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। नाउ जो ये न्यूक्लिक एसिड जो बार बार हम डिस्कशन कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की, वो क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड दो तरह की होती है। न्यूक्लिक एसिड आपकी दो तरह की होगी, एक होती है डीएनए जिसका नाम होता है, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप की होती है, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। तो जो डीएनए होता है वो क्या होता है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड जो आपका आरएनए होता है वो क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि न्यूक्लिक एसिड आपके दो तरह के हो गए, डीएनए एंड आरएनए। और अभी हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, चाहे डीएनए है या फिर आपका आरएनए है, ये किस किस तरह से बने होते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। अभी तक हमने क्या याद करा कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एंड जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो सेल के क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अब हम करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है आपकी न्यूक्लिक एसिड की। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, केमिकल कॉम्पोजिशन की, यानी कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड के। अब हम वहाँ पे चलते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन यानी कि क्या कॉम्पोजिशन से ये बना है, ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि चाहे वो डीएनए है या आरएनए है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में दोनों ही आते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन एक्चुअल में है क्या, वो कैसे बना हुआ है। तो न्यूक्लिक एसिड तीन चीज़ों से बना हुआ होता है, हमेशा याद रखना है। न्यूक्लिक एसिड आपकी तीन चीज़ों से बना होता है। पहले में होता है आपका पेंटोज शुगर। एक तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगा। और जो दूसरी चीज़ जो है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड इसमें ज़रूर प्रेजेंट होगा। एंड जो थर्ड चीज़ इसमें आपके न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है वो होते हैं नाइट्रोजन बेसिस आपके प्रेजेंट हो गए, यानी कि जिनके पास नाइट्रोजन होगा, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। ठीक है, यानी कि जो आप अगर किसी को बोल रहे हो दिस इज योर न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड में हमेशा याद रखना कि ये तीन चीज़ें ज़रूर उसमें प्रेजेंट होगी। वन इज योर पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग आपकी होगी। इसमें शुगर कैसी होगी, 5 मेंबर्ड रिंग वाली शुगर होगी, तभी इसे पेंटोज कहा गया कि 5 मेंबर्ड वाली रिंग शुगर वाली यूज़ हुई है। एंड फॉस्फोरिक एसिड होता है एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, कोई बेस हो गए और उसमें नाइट्रोजन, कौन से बेसिस हो गए, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हो गए। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले पेंटोज शुगर की बात कर लेते हैं, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड में जो आपके ये पेंटोज शुगर है वो किस किस तरह के होते हैं पेंटोज शुगर। अब क्या है, अगर न्यूक्लिक एसिड आप सभी को पता है, न्यूक्लिक एसिड होती है दो तरह की आपकी, एक होती है आरएनए, दूसरी होती है आपकी डीएनए। ठीक है, डीएनए होती है, एक आरएनए होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पेंटोज शुगर है, अगर हमने आरएनए लिया, सपोज अगर हमने यहाँ पे आरएनए न्यूक्लिक एसिड लिया एंड डीएनए न्यूक्लिक एसिड लिया, तो उसमें जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगी उसमें क्या क्या होगी। देखो अब यहाँ पे जो शुगर्स है इन द केस ऑफ आरएनए एंड डीएनए वो डिफरेंट होती है। यू शुड नो कि जो पेंटोज शुगर है, शुगर की बात कर रहे हैं, तो आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, यू शुड नो। यहाँ आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द शुगर नोन हेयर इज बीटा डी राइबोस। नाम से ही इसके राइबोस होता है तो इसमें भी राइबोस है, बट बीटा डी होना चाहिए। एंड जो डीएनए में होता है शुगर प्रेजेंट इन द डीएनए, वो क्या हो जाएगा आपका बीटा डी तो इसमें भी होता है, बट एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट होगा, 2-डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, 2-डीऑक्सी राइबोस इसमें प्रेजेंट होगा एज ए शुगर, यानी कि उस शुगर का नाम आपने लिख लिया। अब बात क्या आती है, समटाइम्स आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन कि ड्रॉ द शुगर इन्वॉल्व इन द आरएनए एंड द डीएनए। तो आपको शुगर कौन सी बनानी है, बीटा डी राइबोस, एंड यहाँ पे बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोस, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 2-डीऑक्सी इसमें एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर बना देते हैं। आपको पता है पेंटोज शुगर हम क्या क्यों बोलते हैं, पेंटोज शुगर होती है कि उसमें जो आपकी रिंग होगी वो
दैट विल कंटेन 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, उसमें कौन सी होगी आपकी 5 मेंबर्ड रिंग होगी, जैसे कि आपने यहाँ पर बना दी 5 मेंबर्ड। अब इसमें याद रखना इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका OH होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा ऐसे याद रखो कि बीटा है यहाँ पर, एंड बाकी आपका क्या हो जाएगा HOH, एंड यहाँ पर भी HOH हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर आपका CH2OH हो जाएगा। दिस इज योर कंप्लीट पेंटोज शुगर इन द केस ऑफ RNA, जिसका नाम होता है बीटा डी राइबोज, और ये बनाने को आता है। नाउ इंटरेस्टिंग इज कि DNA में कौन सा शुगर इन्वॉल्व है, दैट इज योर बीटा डी 2-deoxyराइबोज। दैट मीन्स होगा तो बिल्कुल DNA वाला जो शुगर है वो होगा तो बिल्कुल ऐसा ही, बट उसमें क्या डिफरेंट है कि सेकेंड पोजीशन में आपका डीऑक्सी है, तो वो बना लेते हैं। देखो कैसे बनाना है, तो दैट मीन्स बाकी चीज़ें तो एज सच होगी, यानी कि इसी की तरह वो शुगर बनेगा। जो जो चीज़ें आपकी है वो यहाँ पर एज सच लगा दो सिर्फ आप, और आपका क्या है, दिस इज़ योर फर्स्ट पोजीशन। और क्या बोला गया है, दिस इज़ योर फर्स्ट पोजीशन, कि सेकंड पोजीशन में डीऑक्सी है, यानी कि डीऑक्सी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब होता है रिमूव होना, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी कि सेकंड पोजीशन में यहाँ पे डीऑक्सी है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। तो दैट मीन्स सेकंड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन होनी चाहिए थी, अब यहाँ पे DNA के केस में आपका यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ओनली हाइड्रोजन रह जाता है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, क्योंकि आपने लिखा है यहाँ पे 2-deoxy, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाकी जो चीज़ें होगी वो एज इट इज़ आएगी, और वो दैट वुड बी सिमिलर टू द RNA का पेंटोज शुगर। तो नाउ दिस इज़ योर RNA एंड दिस इज़ योर DNA। उनके अभी आपने पूरा नहीं बनाया, आपने सिर्फ पेंटोज शुगर RNA एंड DNA के बनाए हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि DNA में आपका 2 पे डी हाइड्रोक्सी होता है, यानी कि सेकेंड पोजीशन में दोनों जगह आपके हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आते हैं। ओके, सो लेट्स से इन नोट्स ऑल्सो कि क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA एंड RNA यील्ड, यानी कि अगर DNA एंड जो आपका RNA उसको अगर हाइड्रोलिसिस करे, यानी कि उसे तोड़े, तो आपको 3 यूनिट्स मिलते हैं। या फिर इस तरह से कह लो कि DNA और जो आपका RNA होता है वो आपके इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट से मिला के बना होता है। 1 होता है आपका पेंटोज शुगर, 5 मेंबर शुगर होती है, 5 मेंबर्ड रिंग वाली शुगर होती है। सेकंड होता है फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसकी पेंटोज शुगर की बात करने लगे हैं। इन RNA शुगर आपकी बीटा डी राइबोस होती है, DNA में बीटा डी, सिर्फ आपका डिफरेंट क्या है, 2 पे डीऑक्सी होगा राइबोस, एंड इनकी शुगर बनाने को आती है। फॉर द RNA यू हैव बीटा डी राइबोस एंड इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दिस कि OH एंड H, फर्स्ट पोजीशन में OH होगा, बाकी HOH HOH एंड CH2OH एंड H हो जाएगा। बट DNA के केस में जो आपकी शुगर है वो बोला जा रहा है कि 2-deoxy है, यानी कि सेकंड जो था उस पे जो ऑक्सीजन है वो नहीं रहा। डी का मतलब होता है नहीं होना, रिमूव होना, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। तो 2-deoxy क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन में ऑक्सीजन को आपको हटाना है, और आपको यहाँ पे ये DNA का आपको शुगर मिल गया है। ओके, नाउ सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिस जो कि आपके DNA एंड RNA में प्रेजेंट होते हैं। पेंटोज शुगर की हमने बात कर ली है। आपको हमेशा याद होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आपके जो बेसिस है वो कौन से यूज़ होते हैं। यानी कि DNA में आपको पता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं, तो DNA में वो बेसिस कौन कौन से आपको याद रखना है। आपको कौन कौन से होता है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। एडेनाइन, आपके एडेनाइन होता है जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है ए से। फिर आता है ग्वानिन, आपको ये भी लर्न करना है, एडेनिन ग्वानिन वो जी से रिप्रेजेंट होता है। फिर आता है आपका साइटोसिन, साइटोसिन जो कि सी से रिप्रेजेंट होता है। और उसके बाद होता है थायमिन, थायमिन ओके, थायमिन आपका टी से रिप्रेजेंट होता है। ये सारे बेसिस यानी कि अलग अलग जगह पे बेसिस एट प्रेजेंट तो एक ही लगेगा, एट ए टाइम एक ही लगेगा, बट क्या होगा यहाँ पर कि आपके 4 डिफरेंट पॉसिबल बेसिस लग सकते हैं। इन द केस ऑफ DNA 4 पॉसिबल बेसिस होते हैं लगे हुए, तो ये वाले पर्टिकुलरली यही वाले हैं। एंड फॉर द केस ऑफ RNA, RNA में क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग के 1, 2 एंड 3 है वो एज इट इज यानी कि वो सेम हो गए। दैट मीन्स RNA में भी कौन से बेसिस होते हैं सेम, जैसे एडेनिन हो जाएगा वो भी सेम रहेगा। फिर आपका ग्वानिन हो जाएगा, ग्वानिन भी सेम रहता है, इसमें भी ग्वानिन आता है। एंड थर्ड वन इज योर साइटोसिन भी इसमें आता है,
साइटोसिन भी इसमें आता है, बट इसमें एडिशनली क्या रहता है, इसमें आपका यूरेसिल रहता है। यूरेसिल इसमें एडिशनल है, यानी कि डिफरेंट है। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो डिफरेंट आपके बेसिस है दोनों में जो अलग अलग है, एक में आपका थायमिन है, दूसरे में आपका यूरेसिल है, बाकी आपके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन दोनों में ही है। इसीलिए पूछा जाता है थायमिन किसका बेस है। थायमिन आपका डीएनए का बेस है, यूरेसिल आपका किसका है, आरएनए का बेस है। तो यहाँ पे यही वाले चारों आपके लिखे गए हैं एंड ये दोनों आपके यहाँ पर डिफरेंट है। अब बात आती है जैसे एडेनिन, गुआनिन, इसके स्ट्रक्चर्स भी एक एक बार ज़रूर देख लेना। जो इनके बच्चों स्ट्रक्चर होते हैं जैसे एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, तो तीनों जो है वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं डीएनए एंड आरएनए में। सिर्फ थायमिन, यूरेसिल अलग अलग होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये बेसिस होते हैं, हम पहले ही कह रहे हैं दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, इसमें नाइट्रोजन तो ज़रूर ही होता है। तो जैसे एडेनिन एंड गुआनिन होते हैं फर्स्ट के 2 वाले, वो कैसे होते हैं, वो 2 रिंग वाले बेसिस होते हैं, यानी कि उनमें क्या है 2 रिंग्स फ्यूज्ड है, यानी कि 2 रिंग प्रेजेंट है। बाकी जो आपके 3 जो आपके अलग अलग है बेसिस, वो आपके सिंगल रिंग वाले 6 मेंबर्ड होते हैं। अब हमेशा याद रखो जो एडेनिन आपका होगा उसमें आपकी 6 मेंबर्ड रिंग, जो इधर वाली है वो 6 मेंबर्ड रिंग है, और उसी के साथ एक एडिशनल आपकी कितनी है 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है। वैसे ही गुआनिन में भी जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले 6 मेंबर्ड होता है, उसके साथ फ्यूज्ड क्या होती है आपकी, देखा जाए तो आपकी ये 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। तो जो एडेनिन होगा उसमें क्या करोगे, यहाँ पर बाकी तो कार्बन 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 है आपका, सिर्फ यहाँ और यहाँ नाइट्रोजन लगेगी, ये डायरेक्टली लर्न करना है। और यहाँ नाइट्रोजन है नीचे, तो बिल्कुल ऊपर यहाँ पे NH2 आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पे CH होगा, ये आपको लर्न करने हैं। एंड गुआनिन जो बेस होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, देखो एडेनिन आपने याद कर लिया, बाकी तो लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम रहेगा। अब एडेनिन और गुआनिन को साथ में लर्न करोगे, और एडेनिन में बिल्कुल टॉप पे NH2 था। अब क्या करेंगे, इस कार्बन की जगह, मतलब इसको छोड़ के वो NH2 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे। तो ये इस कार्बन पे ये NH2 शिफ्ट हो गया, और पीछे जो ये बच गया इसकी जगह आपका डबल बॉन्ड O लग जाएगा, और सिंस यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है तो C डबल बॉन्ड N यहाँ से हट जाएगा। तो आपको प्योरली ये लर्न करने हैं, समटाइम्स पूछ लेते हैं एडेनिन एंड गुआनिन का स्ट्रक्चर क्या है। और बाकी रहे जो आपके साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल होता है, वो 6 मेंबर्ड ओनली 1 रिंग में ये बेसिस एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें क्या करना है, वैसे ही आपका 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है जैसे आपने ऊपर बनाई है, पूरी क्या होती है, बाकी कार्बन होते हैं, सिर्फ यहाँ और बीच में कार्बन होता है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन होते हैं, बीच में आपका कार्बन होता है। अब आपने क्या करना है, इसमें इस वाले कार्बन को आपने NH2 देना है और इसको C डबल बॉन्ड O करना है, बाकी आपके डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ पर लग जाएगा। अब वैसे ही करते आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अभी थायमिन में आपने डबल बॉन्ड यहाँ करना है, बट इसकी जगह अब NH2 की जगह आपका C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और साथ में CH3 आएगा। ये प्योरली आपको लर्न करने हैं, एक बार ज़रूर रीड करना इन्हें। यूरेसिल में अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 ये यहाँ से हट जाएगा। तो ये सारे बेसिस है जो कि आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड करेंगे कि दोनों होते क्या है। थैंक यू सो मच।